अब हम सावयवी एकता पर आधारित समाज के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे। जैसे कि हमने पूर्व में स्पष्ट किया था कि श्रम विभाजन एवं सामाजिक एकता के आधार पर दुर्खिम ने दो प्रकार के समाजों की बात की थी, या दो प्रकार की एकता की बात की थी, यांत्रिक एकता एवं सावयवी एकता। तो सावयवी एकता पर आधारित समाज वे समाज होते हैं जिन समाजों में श्रम विभाजन हो गया हो, अर्थात ऐसे आधुनिक औद्योगिक जटिल समाज जिनमें विशाल पैमाने पर उत्पादन होता है, उनमें जो एकता पाई जाती है वो सावयवी एकता होती है। अर्थात जैसे शरीर के विभिन्न अंगों के मध्य परस्पर अंतर्निर्भरता की वजह से जो एकता होती है वो सावयवी एकता कहलाती है। उसी प्रकार से समाज के अंतर्गत विभिन्न इकाइयों के मध्य अंतर्निर्भरता और आपसी सहयोग के माध्यम से जो एकता उत्पन्न होती है, दुर्खिम ने उस एकता को सावयवी एकता कहा है, अर्थात ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी कहा है। अब सावयवी एकता वाले समाजों की विशेषताओं को भी हम स्पष्ट कर सकते हैं। सबसे पहले जो विशेषता है वो है विभेदीकरण की प्रक्रिया जटिल, अर्थात सावयवी एकता वाले समाजों में केवल उम्र एवं लिंग के आधार पर विभेदीकरण नहीं पाया जाता है, बल्कि उम्र एवं लिंग के आधार पर विभेदीकरण को इतना अधिक महत्व प्रदान नहीं करके व्यक्ति की व्यक्तिगत क्षमता, कुशलता एवं शिक्षा के आधार पर उनमें विभेदीकरण पाया जाता है। तो इस प्रकार से सावयवी एकता वाले समाजों में विभेदीकरण की प्रक्रिया जटिल हो जाती है, जबकि यांत्रिक एकता वाले समाजों में विभेदीकरण की प्रक्रिया सरल होती है। केवल व्यक्ति की उम्र और लिंग के आधार पर ही उसका विभेदीकरण किया जाता है। और दूसरा है समाज अन्योन्याश्रितता पर आधारित होता है, अर्थात समाज के जो संपूर्ण कार्य है, अर्थव्यवस्था के जो विभिन्न प्रकार के उत्पादन के कार्य है, उन उत्पादन के कार्यों को कुशलता, दक्षता के आधार पर उसके अलग अलग हिस्सों को अलग अलग प्रशिक्षित लोग करते हैं, इसलिए उनमें आपस में अन्योन्याश्रितता पाई जाती है, इंटरडिपेंडेंसी पाई जाती है, परस्पर अंतर्निर्भरता पाई जाती है। इसलिए यांत्रिक एकता वाले समाज अन्योन्याश्रितता पर आधारित समाज कहलाते हैं। और इन समाजों में विभिन्न व्यवसायों का विकास हो जाता है, अर्थात अलग अलग प्रकार के नवीन प्रकार के व्यवसाय उत्पन्न हो जाता है। कोई व्यक्ति परिवहन का कार्य कर रहा है, फिर बहुत सारे व्यक्ति उसके साथ में लग जाते हैं, वो परिवहन के व्यवसाय से जुड़ जाते हैं। कोई व्यक्ति उत्पादन का कार्य कर रहा है, कोई व्यक्ति मार्केट में उन वस्तुओं को उपभोक्ता तक पहुंचाने का कार्य कर रहा है। तो इस प्रकार से सावयवी एकता वाले समाजों में विभिन्न प्रकार के व्यवसायों का विकास हो जाता है। जहां एक और यांत्रिक एकता वाले समाजों में प्रतिकारी कानूनों की प्रधानता होती है, यांत्रिक एकता वाले समाजों में दमनकारी कानूनों की प्रधानता पाई जाती है, वहीं सावयवी एकता पर आधारित समाजों में प्रतिकारी कानूनों की प्रधानता पाई जाती है। अर्थात सावयवी एकता वाले समाजों में जो कानून की प्रकृति होती है वो प्रतिकारी होती है, अर्थात जो व्यक्ति अपराधी होता है या जिस व्यक्ति के द्वारा कोई अपराध हो जाता है, उस व्यक्ति से समाज के द्वारा बदला नहीं लिया जाता है, अर्थात उसे क्षति पहुंचाने की कोशिश नहीं की जाती है, बल्कि उस व्यक्ति को मुख्य धारा में लाने के लिए उसका पुनः समाजीकरण किया जाता है या उसे सुधारने की कोशिश की जाती है। इस प्रकार के कानूनों को प्रतिकारी कानून कहा जाता है। इसलिए यांत्रिक एकता वाले समाजों में एक प्रमुख विशेषता ये है कि ये समाज प्रतिकारी कानून पर आधारित होते हैं। और आर्थिक संगठन भी यांत्रिक एकता वाले समाजों से सावयवी एकता वाले समाजों का भिन्न प्रकार का होता है। यहाँ पर जो उत्पादन का कार्य होता है वो विशाल पैमाने पर होता है, और उत्पादन में जो लोग लगे हुए होते हैं वो उत्पादन के अलग अलग भागों को अपनी अपनी रुचि और दक्षता के आधार पर पूर्ण करते हैं, और उनमें एक तरह से सावयवी एकता मौजूद होती है, क्योंकि वो अन्योन्याश्रित होते हैं, एक दूसरे पर आधारित होते हैं। तो इस प्रकार से जो यांत्रिक एकता वाले समाज होते हैं उनमें आर्थिक संगठन होता है वो विकसित प्रकार का होता है। यांत्रिक एकता वाले समाजों की तुलना में सावयवी एकता वाले समाजों की राजनीतिक व्यवस्था भी उच्च स्तरीय होती है, अर्थात प्राय सावयवी एकता वाले समाजों में जो राजनीति होती है वो मतदान के द्वारा या जो व्यवस्थापिका के द्वारा बनाए गए कानूनों के आधार पर, संविधान के आधार पर, उसके अलग अलग जो अंग होते हैं सरकार के, उनके कार्यों के आधार पर आधारित होती है। व्यवस्थापिका का अपना अलग कार्य होता है, कार्यपालिका का अपना अलग कार्य होता है, न्यायपालिका का अपना अलग प्रकार का कार्य होता है। तो इस तरह का राजनीतिक संगठन भी
सावयवी एकता वाले समाजों में विकसित प्रकार का होता है। चेतना का स्वरूप भी सावयवी एकता वाले समाजों में यांत्रिक एकता वाले समाजों से भिन्न प्रकार का पाया जाता है। जहाँ एक और यांत्रिक एकता वाले समाजों में सामूहिक चेतना की प्रबलता पाई जाती है, वहीं दूसरी ओर सावयवी एकता वाले समाजों में जो चेतना का स्वरूप है या सामूहिक चेतना है वो उतनी प्रबल नहीं रहती है, बल्कि सामूहिक चेतना धीरे धीरे कमज़ोर हो जाती है और व्यक्ति की व्यक्तिगत चेतना प्रबल होती जाती है, अर्थात व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता बढ़ती जाती है। जनसंख्या का घनत्व भी सावयवी एकता वाले समाजों में अधिक पाया जाता है, क्योंकि विशाल पैमाने पर उत्पादन होता है। इस वजह से एक ही स्थान पर अलग अलग स्थानों से लोग आकर के एकत्रित हो जाते हैं और धीरे धीरे वहीं पर ही बस जाते हैं, इसलिए एक स्थान पर जनसंख्या का घनत्व बढ़ता जाता है। धार्मिकता की भावना सावयवी एकता वाले समाजों में इतनी प्रबल नहीं होती है जितनी कि यांत्रिक एकता वाले समाजों में प्रबल होती है, क्योंकि धर्म का दायरा सावयवी एकता वाले समाजों में धीरे धीरे सिकुड़ता जाता है और संबंधों की प्रकृति भी यांत्रिक एकता वाले समाजों की तुलना में सावयवी एकता वाले समाजों में अलग प्रकार की होती है। यांत्रिक एकता वाले समाजों में संबंध संपूर्ण होते हैं, जबकि सावयवी एकता वाले समाजों में कोई आवश्यक नहीं कि सभी के साथ में संपूर्ण प्रकार के संबंध हों। किसी व्यक्ति के साथ में आर्थिक संबंध होते सकते हैं, किसी के साथ में राजनीतिक संबंध हो सकते हैं, किसी के साथ में पारिवारिक संबंध हो सकते हैं। तो यांत्रिक एकता वाले समाजों की तुलना में सावयवी एकता पर आधारित समाजों में जो संबंधों की प्रकृति होती है वो तुलनात्मक रूप से सीमित होती है। तो इस तरह से हम सावयवी एकता पर आधारित समाजों की विशेषताओं को स्पष्ट कर सकते हैं।